छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के तहत मतगणना का इंतजार कर रहे लोगों को इस बात की भी उत्सुकता है कि इस्पात नगरी भिलाई का अगला विधायक कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस बार फिर प्रेम प्रकाश पांडेय पर अपना विश्वास जताया है और लगातार 8वीं बार उनको चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है और इन दोनों प्रत्याशियों के बीच ये दूसरी टक्कर इस बार होने जा रही है और देखना है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आपको बता दें कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार देवेंद्र यादव प्रेम प्रकाश पांडेय के मुकाबले चुनाव मैदान में उतरे थे और एक बहुत ही कशमकश भरे चुनाव में उन्होंने मात्र 2200 वोटों से जीत दर्ज की थी और इस तरह पहली बार वो विधायक भी बने। इस बार एक बार फिर उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडेय से है, जो कि भिलाई नगर में 4 बार विधायक रह चुके हैं और 8वीं बार मैदान में हैं। हम बात करेंगे आज दोनों प्रत्याशियों की कुछ प्लस और माइनस पॉइंट की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देवेंद्र यादव की। देवेंद्र यादव जो कि पहली बार विधायक बने, इसके पहले वो महापौर भी रह चुके हैं इसी नगर पालिका निगम भिलाई में। उनके साथ की अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली बात यह कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में, सेक्टर में भी कई जगह और कुर्सी पार क्षेत्र में, मोहल्लों में भी उन्होंने जिम, योगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की बहुत सारी सुविधाएं दी और खासतौर पर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के मामले में उन्होंने भी ध्यान दिया है। और इसके अलावा अगर बातचीत करें तो बीते 5 सालों पर नज़र डालें तो तफरी जैसे आयोजन से शुरुआत होने के बाद उन्होंने पूरे 5 साल तक हिंदुत्व के मुद्दों को, जो कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहता है, काफ़ी हद तक उसको एक तरह से हथिया लिया। ये स्थिति पिछले प्रत्याशी बीडी कुरैशी के समय नहीं हो पाती थी, लेकिन देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी से ये कहा जाए कि हिंदुत्व के मुद्दे को लगभग छीन लिया। चाहे वो मामला महाशिवरात्रि का हो, चाहे गंगा आरती का हो, चाहे दशहरे का आयोजन हो, किसी तरह की भी बड़े आयोजनों में देवेंद्र यादव की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहती आई है पूरे 5 सालों में। इस साल की हम बात करें अगर, तो इस साल रक्षाबंधन का पर्व उन्होंने जिस अंदाज में मनाया अपने निवास पर और जिसमें हजारों महिलाओं ने शिरकत के जिस उत्साह के साथ, वैसा आयोजन आज तक किसी भी अन्य विधायक ने अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किया। हम देखें अगर इसी कड़ी में भिलाई नगर में अगर देवेंद्र यादव के विकास की यात्रा का जिक्र करें तो उसमें एक मील का पत्थर बना है सेक्टर 5 का शहीद स्मारक पार्क। उसके अलावा जो उनके जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी वो बनी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और जिसकी वजह से जब वो अपनी पूरी टीम के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा के दौरान कई दिनों तक राहुल गांधी के साथ जुड़े रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वो सीधे संपर्क में आ चुके थे और चुनाव के बीच में जबकि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हों तो उसमें सबसे अंत में जो बात आई वो ये आई कि BMS को छोड़कर 8 यूनियनों ने, जो कि भिलाई स्टील प्लांट से संबद्ध हैं, जिसमें इंटक, एटक, सीटू सभी शामिल हैं, और ये सभी यूनियनों ने देवेंद्र यादव के पक्ष में अपना समर्थन देते हुए एक बार उनको फिर से विधायक बनाने की अपील आम जनता से की। अब हम बात करेंगे देवेंद्र यादव के कुछ माइनस मार्किंग की, जिसकी चर्चा भिलाई में उनके विरोधियों द्वारा भी खास तौर पर होती रही। उसमें सबसे पहला मुद्दा जो आम जनता के बीच में देखने में आ रहा है वो है ईडी का मामला। ईडी ने जिस तरह से उनके निवास पर छापेमारी की, जिस तरह से एक मामले में उनके खिलाफ एक मामला बनाया गया, वो एक बहुत ज़बरदस्त चर्चा का विषय रहा है। हालांकि ईडी की कार्रवाई के दौरान एक अपार जन समर्थन भी उसके बीच में उनके पक्ष में खड़ा नजर आया, लेकिन ईडी का एक मामला उनके निगेटिव मार्किंग के बताने वालों में यह है। उसके अलावा देखा जाए तो अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी उनके प्रतिद्वंदी प्रेम प्रकाश पांडेय और उनकी टीम के द्वारा लगाया जाता रहा है। एक मुद्दा और रहा है, उन्होंने कहा कि भिलाई नगर के जितने भी ओपन मैदान हैं उसमें रात के समय वो ओपन बार बन जाते हैं, ये और उनको संरक्षण देने का काम विधायक देवेंद्र यादव द्वारा किया जाता है। ये आरोप कहा जाए, इसको माइनस मार्किंग तो के तौर पर हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो विपक्षियों ने इन पे आरोप लगाया। और अंत में एक और मामला आया आखिरी में, वो है उनसे संबंधित एक MMS का, जो कि सोशल मीडिया पर नज़र आया। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके खिलाफ खुद देवेंद्र यादव ने थाने में न सिर्फ FIR कराई बल्कि उसके खिलाफ बहुत कड़े कदम भी उन्होंने उठाए हुए हैं। इन सब के बावजूद भिलाई नगर में महिलाओं की एक बड़ी फौज विधायक देवेंद्र यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। प्रेम प्रकाश पांडेय जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और 8वीं बार चुनाव मैदान में हैं। प्रेम प्रकाश पांडेय के पक्ष में अगर हम बातचीत करें तो उनके साथ पिछले
7 चुनाव की तरह इस 8वें चुनाव में भी उनके समर्थकों की एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फौज नज़र आई, जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक उनके साथ बनी रही। ये पुराने वो लोग थे जो कि शुरू से उनके साथ नज़र आए। लेकिन एक युवाओं की टीम है जो कि इसमें स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कई युवा शामिल हैं, और इसका जो पूरा जो जिम्मा था, इसका जो पूरा जो नेतृत्व था, उनके पुत्र मनीष पांडे ने अपने कंधे पर संभाल कर रखा था। और ये युवाओं की टीम जो कि खासतौर पर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ लोग थे, कई लोगों ने ओपन काम किया, कई लोगों ने अंडरग्राउंड काम किया, लेकिन पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मनीष पांडे की जो भूमिका है अपने पिता के चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी सक्रिय नज़र आई, और एक युवाओं का जो सैलाब था उनके साथियों का, वो हर तरह से समर्पित नजर आया प्रेम प्रकाश पांडे के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बात और रही, वो भी थी महतारी वंदन योजना, जो कि पूरे प्रदेश में जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। इसके अलावा एक बात और कि उनके साथ जो तालाबों का सौंदर्यीकरण का मुद्दा, जो छठ तालाब में खास तौर पर देखा जाए, क्योंकि वो खुद यूपी बिहार से आते हैं और अपने पिछले कम से कम 3-4 चुनाव से उन्होंने इस बात पर विशेष फोकस किया था कि छठ के अवसर पर तालाबों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, और उसी की दिशा में उन्होंने अभियान चलाया था पूरे भिलाई में लगभग 20 साल पहले, और आज वो मूर्त रूप होता हुआ दिख रहा है। भिलाई में कम से कम 10 तालाब ऐसे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में भी और उनके विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी। जब वो स्पीकर हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 2003 से 2008 के बीच में, तब उन्होंने वैशाली नगर के भी कुछ क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण कराया था और सौंदर्यीकरण कराया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में चूंकि मनीष पांडे उनके पुत्र क्रिकेट से जुड़े हुए और खेल में के लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहते हैं, तो सेक्टर 2 का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो प्रेम प्रकाश पांडे की ही देन है, जो उनके पिछले कार्यकाल में बना था। और उसके अलावा सेक्टर 1 का जो क्रिकेट का स्टेडियम है, जो भी आज जिस रूप में नज़र आ रहा है, ये कैबिनेट मंत्री रहते हुए प्रेम प्रकाश पांडे ने ही उसको इस रूप में बनवाया था। उनके पक्ष में 2 बातें और आती हैं, उसमें से एक ये है कि बीएसपी की जो वर्तमान प्रतिनिधि यूनियन है वो है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिस्टर कंसर्न है, और उनके जो आज वो बीएसपी की प्रतिनिधि संस्था, मतलब इलेक्टेड संस्था है। पहली बार बीएमएस को नेतृत्व करने का मौका मिला हुआ है और वो उनके साथ काम कर रही है। दूसरी बात एक और, प्रेम प्रकाश पांडे की जो पहचान है उसको इस रूप में भी पहचानी जाती है कि चाहे वो बीएसपी के अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, उन पर उनकी एक अच्छी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अगर उन्होंने कभी किसी अधिकारी कुछ कहा है तो उनकी बात का असर भी देखने को मिला है। प्रेम प्रकाश पांडे के प्लस पॉइंटों में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इस साल के चुनाव का वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 2023 है ये, और 2023 में ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीते 7 चुनाव में देखा जाए, 1990 में पहली बार वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद से 93, 2003, 2013, ये 3 चुनाव ऐसे हैं वो लगातार जीते हैं, और ये 2023 है। और इसलिए यदि अंकों का भी लिहाज अगर देखा जाए, अंक गणित में अगर लोग विश्वास करते हैं इस तरह से कि 3 का अंक जब भी रहा है तो वो कभी चुनाव नहीं हारे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में कि 2023 में ये विधानसभा चुनाव उनका 8वां इस बार पड़ा है, तो ये भी उनका प्लस पॉइंट है। यदि हम प्रेम प्रकाश पांडे के निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास बात नज़र नहीं आती, लेकिन एक जो सबसे बड़ी शिकायत जो कुछ लोगों को है वो यही है कि चुनाव के बाद पांडे जी आमतौर पर आम जनता के बीच में नज़र कम आते हैं और दूसरे जनप्रतिनिधियों के मुकाबले। और एक जो दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है, जिसका प्रचार विपक्षी प्रत्याशी देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों ने काफ़ी हद तक किया है, कि वो अपने से बड़ी उम्र के लोग भी जब उनके पैर छूते हैं तो उनको मना नहीं करते। तो ये मुद्दा इस बार के चुनाव में काफ़ी हद तक फैला कि एक तरफ देवेंद्र यादव हैं जो खुद दूसरों के पैर छूते हैं, दूसरी तरफ जो है प्रेम प्रकाश पांडे हैं, उनसे बड़ी उम्र के लोग भी उनके पैर छूते हैं। तो ये मुद्दे को गरमाने का प्रयास किया गया उनके खिलाफ, जो नेगेटिव पॉइंट के रूप में आज इसकी चर्चा जगह जगह पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे दोनों ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, और भले धीमी शुरुआत की लोगों ने, लेकिन अंत तक आते आते जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता आए और उन्होंने प्रचार प्रसार किया दोनों के पक्ष में। और आखिरी में ये कहा जाए अगर कि पिछला चुनाव प्रेम प्रकाश पांडे
महज 2200 मतों से हारे थे। और इस बार जैसे उनके साथ समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से उनको जन समर्थन मिला है, क्योंकि देवेंद्र यादव का वो पहला चुनाव था, उनके साथ कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। इस बार चूंकि 5 साल रह चुके, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी नाराजगी आ सकती है। इसका लाभ प्रेम प्रकाश पांडेय को मिल सकता है और इस स्थिति में सिर्फ 2200 वोटों की खाई को पाटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन यदि काम के दम पर ही वोट मिल सकते हैं, यदि काम के दम पर ही किसी प्रत्याशी की जीत हो सकती है और काम को ही लोग मुद्दा मानते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि देवेंद्र यादव दूसरी बार भी विधानसभा में नजर आए। बहरहाल 2023 का विधानसभा चुनाव, इसका रण जो है देवेंद्र यादव जीतते हैं या प्रेम प्रकाश पांडेय, इस पर कह पाना भिलाई वासियों के लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम सबको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ T20। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई चुनावी विश्लेषण के साथ, किसी नई चुनावी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।